नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो सीरिया में फिलहाल जो हालात हैं वो इस वक्त चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद से सीरिया में हमले और तेज हो गए हैं। अमेरिका के साथ ही इजराइल और अब तुर्की ने भी सीरिया पर हमला बोल दिया है। वहीं असद के बाद सीरिया की सत्ता के कई दावेदार भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस तख्ता पलट से सीरिया के बाकी देशों के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। साफ है कि सीरिया में संकट गहराता जा रहा है। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में फिलहाल नहीं रुकेगा युद्ध, नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। क्या दोबारा बांग्लादेश की सत्ता संभालेंगी शेख हसीना? और चलते चलते में देखेंगे कैसे चीन रूस की जुगलबंदी ने उड़ाई अमेरिका की नींद। तो सीरिया में फिलहाल बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को तो सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन सीरिया के हालात पहले से भी खराब नजर आ रहे हैं। असद सरकार के पतन के बाद विदेशी देशों के हमले तेज हो गए हैं। अमेरिका, इजराइल तो पहले से ही हमलावर थे। अब तुर्की की तरफ से भी बमबारी की गई। तुर्की रिबेल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिस पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि मनबिस पर पिछले 8 साल से कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF का कब्जा था। SDF ने साल 2016 में ISIS को हराकर यहां पर कंट्रोल हासिल किया था, लेकिन अब इस पर सीरियन नेशनल आर्मी ने कब्जा कर लिया है। सीरियन नेशनल आर्मी को तुर्की का समर्थन हासिल है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के तहत मनबिस में SDF की हार के बाद कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका और तुर्की के बीच समझौता हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस जीत पर कहा कि वे मनबिस से आतंकियों के सफाए का स्वागत करते हैं। इसके अलावा तुर्की ने सीरिया के अलेप्पो शहर में कई इलाकों में बमबारी की, जिसमें कई निर्दोषों के जान जाने की खबर है। तो दूसरी तरफ इजराइल ने पिछले 48 घंटों में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक की है, जिसके कारण सीरियाई एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने बताया कि इजराइल ने हथियार ठिकानों पर हमला किया है। उनका कहना है कि सीरियाई सेना के हथियार विद्रोहियों के हाथ में नहीं जाने चाहिए। वहीं अमेरिका ने भी बीते दिन 75 एयर स्ट्राइक की थी। यानी तख्ता पलट के बावजूद सीरिया में लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अब सीरिया की कमान किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि इसके कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि विद्रोही गुट HTS के प्रमुख जुलानी सीरिया की नई परिस्थिति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर उनका कब्जा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित किए गए इस संगठन के नेता सीरिया के तेजी से बदलते हालात में अकेले खिलाड़ी नहीं है। कुछ जानकारों का कहना है कि सदर्न ऑपरेशंस रूम नाम का एक और विद्रोही ग्रुप था, जो राजधानी में घुसा था और शहर के लोगों के साथ भी उसका अच्छा तालमेल था। खास बात यह है कि इस ग्रुप के अधिकांश लड़ाके फ्री सीरियन आर्मी FSA के पूर्व सदस्य हैं, जिन्होंने सीरिया के 2011 के आंदोलन के दौरान पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम किया था। ऐसे में यह भी एक मजबूत दावेदार है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जिस रफ्तार से सीरिया में विद्रोही गुटों ने अपनी पकड़ बनाई है, ऐसे में सीरिया के कई क्षेत्रों में और भी विद्रोही ग्रुपों और हथियारबंद स्थानीय ग्रुपों की संख्या बढ़ी है, जो अपने अपने इलाकों में सत्ता साझा करने की उम्मीद लगाए हुए हैं। यानी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। तो जॉर्डन समेत अन्य पड़ोसी देश इस बात से चिंतित है कि पड़ोस में इस्लामी चरमपंथियों की सफलता उनके देश में मौजूद असंतुष्ट चरमपंथी ग्रुपों को उकसा सकती है। वहीं इसका असर अन्य देशों के साथ सीरिया के रिश्तों पर भी गंभीर रूप से पड़ेगा। सीरिया लंबे समय से हिंदुस्तान का सहयोगी रहा है और यहाँ के घटनाक्रम केवल मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये अप्रत्याशित तरीके से हिंदुस्तान को भी प्रभावित कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा पर इजराइल के हमलों की। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध से घिरा हुआ है। एक तरफ सीरिया में उसकी एयर स्ट्राइक जारी है, तो लेबनान में युद्ध विराम के समझौते के बावजूद आए दिन हमलों की खबर सामने आती रहती है। वहीं गजा में इजराइल अपना कहर बरपा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो गजा पर अपने हमले नहीं रोकेंगे। फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ पिछले 14 महीनों से युद्ध लड़ रहे इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम अब युद्ध खत्म कर देते हैं तो हमास वापस आएगा, दोबारा स्थापित होगा, पुनर्निर्माण करेगा और हम पर फिर से हमला करेगा, और हम यही स्थिति नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू ने दोहराया कि उन्होंने भविष्य में हमलों को रोकने के लिए हमास का सफाया, उसकी सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन यह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने फिलहाल इन हमलों को रोकने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिका, मिस्र और कतर समेत तमाम अन्य देशों ने युद्ध विराम की बात कही है।
हाल ही में युद्ध विराम की वकालत करते हुए अमेरिका ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि बंधकों को घर वापस बुलाया जाए और युद्ध को खत्म किया जाए। साथ ही यह भी समझा जाए कि इसके बाद क्या होगा। एक इजरायली बंधक का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद उसके परिवार ने अमेरिका से तत्काल युद्ध विराम के लिए सहयोग की मांग की थी। यहां तक कि इजरायल की जनता में भी अब इस लगातार चल रहे युद्ध को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अभी वो इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। इजरायल के ताजा हवाई हमलों में सेंट्रल गजा के अलग अलग इलाकों में 16 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इससे पहले 8 दिसंबर की सुबह डेयर एल बलाह में शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में बच्चों सहित एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। हमले के वक्त पूरा परिवार सो रहा था। गजा में इजरायली सेना के हमलों से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 45,600 के पार हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली और दूसरे देश के लोग मारे गए थे। 250 लोग बंधक बनाए गए थे, जिनमें से अब भी 100 बंधक हमास की कैद में हैं। उनकी रिहाई और सीजफायर की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन नेतन्याहू के रवैये से साफ हो गया है कि फिलहाल इसके आसार बहुत कम हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हर तरफ से घिरती जा रही है। इस बीच चर्चा यह भी चल रही है कि क्या पूर्व पीएम शेख हसीना सत्ता में वापसी करेंगी। दरअसल शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का सुनियोजित तरीके से उत्पीड़न कराया है। उनके फांसीवादी शासन ने ही आतंकियों और कट्टरपंथियों को बेरोक टोक धार्मिक रूप से अशांति फैलाने दिया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री ने कसम खाई कि वो यूनुस और उनके सरकार के लोगों का बांग्लादेशी कानून के तहत न्याय करेंगे और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश पर छाया अंधियारा छटेगा और भविष्य बेहतर होगा। शेख हसीना के इस बयान को लेकर चर्चा ये चल रही है कि क्या वो सत्ता में वापसी करने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से अब उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपनी पार्टी अवामी लीग के नेताओं के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है और वो लगातार बांग्लादेश के हालात पर बयान जारी कर रही हैं। ऐसे में सबको इंतजार है कि कब शेख हसीना बड़ा फैसला करने वाली है। वहीं सत्ता में बदलाव के बाद से बांग्लादेश की हिंदुस्तान से दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सकारात्मक, रचनात्मक और साझा हित चाहता है और इसलिए बांग्लादेश को भी उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। जबकि इस बैठक के बाद बांग्लादेशी विदेश सचिव जशीमुद्दीन ने कहा कि ढाका ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है, हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हम अन्य देशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश के तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से चीनी आयात करने की खबरों के बाद बांग्लादेश अब आलू और प्याज की खरीद के लिए भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अब तक बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान प्याज और आलू का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में प्याज का निर्यात लगभग 7.24 लाख टन रहा। लेकिन अब बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सेलिम उद्दीन ने कहा कि बीटीटीसी ने आलू और प्याज की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की है और आने वाले दिनों में इस पर फैसला भी हो जाएगा, जिसके बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और चलते चलते में देखेंगे कैसे चीन रूस की जुगलबंदी ने उड़ाई अमेरिका की नींद। अमेरिका ही नहीं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। चीन रूस के साथ आर्कटिक रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस क्षेत्र में चीन और रूस की सैन्य गतिविधियां बीते कुछ वक्त में और ज्यादा बढ़ गई हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि चीन रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद पहुंचाकर इसके बदले में आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। पिछले 2 सालों में इस इलाके में चीन और रूस ने संयुक्त रूप से अपने सैन्य अभियान चलाए हैं, जिनमें युद्धपोतों, फाइटर जेट विमानों और तट रक्षक जहाजों की जॉइंट एक्सरसाइज शामिल है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से रूस का प्रभुत्व रहा है और चीन लंबे वक्त से यहां अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में था और अब रूस के साथ उसे ये मौका भी मिल गया है। ऐसे में अमेरिका के साथ कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भी टेंशन में नजर आ रहे हैं और अब कनाडा ने 37 पन्नों की अपनी सुरक्षा नीति जारी की है, जिसमें रूसी और चीनी गतिविधियों से बढ़ते खतरों का हवाला देते हुए आर्कटिक में अपनी सैन्य और कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की योजनाओं की जानकारी दी गई है।
कनाडा ने कहा कि आर्कटिक में उसकी बढ़ती उपस्थिति का उद्देश्य रूस और चीन से क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना है। कहा यह जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की अदूरदर्शी नीतियों के कारण कनाडा को इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कनाडा को अपने पड़ोसी क्षेत्र आर्कटिक में पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। वहीं आर्कटिक से हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश चीन और रूस ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र तेल, गैस, समुद्री जीव जंतुओं समेत अन्य संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पृथ्वी के इस नॉर्दर्न मोस्ट कोने तक अब तक सभी देश पहुंच भी नहीं पाए हैं। ऐसे में इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि आर्कटिक अब कम तनाव वाला क्षेत्र नहीं रहा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।